Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. So, I hope आपने लास्ट वाला जो वीडियो है वो देख लिए होंगे। उसमें था क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो मैं बोलूँगा कि एक बार वो वीडियो देख लो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ भी सेम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार आप लोगों को आ जाए तो यहाँ से रिविजन भी हो सकता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में अगर क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करूंगा। इनमें बोला है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कॉर्टिशन। ठीक है, अब देखो, अब कॉर्टिशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें फंक्शनल ग्रुप निकालना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो एक बार देख लो वहां से फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, चलो। और उन्होंने बताया था फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, तो कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं वहां बताया था। ठीक है, चलो। आप देखो, इनमें देखो, इनमें फर्स्ट है, ये देखो कीटोन है ना फर्स्ट। ये कीटोन है और ये अल्कीन है। तो मैं क्या करूंगा ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन को खोल कर करें। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे बहुत हेल्प करता है हमें। ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत इफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, ये हो गया कीटोन है हमारे पास। तो देखो ऑप्शन ए में कीटोन नहीं है, बाकी इनमें है कीटोन। यहाँ भी कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है। तो सेकंड देखो एल्कीन है, एल्कीन यहाँ है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। देखो कितना फर्स्ट हो गया ना आंसर। तो ये ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से फर्स्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया राइट। अब देखो बाकी भी देख लो। एल्कोहल है, ये हो गया एल्कोहल ग्रुप। और फिर इथर है, ये हो गया इथर ग्रुप। इथर क्या होता है? आर ओ आर, तो कि हमने लास्ट वीडियो में भी दिखे थे। और एक कीटोन भी है यहाँ। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 पे क्या पूछा है, देखो सिलेक्ट द एसिड विद हाईएस्ट के। अब के ए क्या होता है तो देख लो एक बार। मान लो हमारे पास एक एच ए एक एसिड है जो कि ऐसे डिसोसिएट कर रहा होगा। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड की, मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जितना ज्यादा H प्लस दे पाएगा उसको हम बोलेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो मान लो के लिख लेते हैं। के इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, सॉरी, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H। अब देखो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनमें H प्लस उतना ज्यादा होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ। मोर स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स H प्लस की कंसेंट्रेशन है H प्लस मोर। तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ से H प्लस अगर मोर हुआ तो ये जो डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है, ये ज्यादा होंगे और डिनोमिनेटर कम होंगे। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि फॉर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मोर द वैल्यू ऑफ के ए। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। राइट, ये हो गया एसिडिटी के साथ के का रिलेशन। ठीक है, तो के क्या होता है? एक पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे हम एसिडिटी निकालते हैं। जितना ज्यादा के उतना ज्यादा एसिडिटी। ठीक है, अब एक और टर्म आता है ना पीके ए। देखो पीके क्या होता है? पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। अब के के आगे मैं लॉग लगा दिया, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसके अगर नेगेटिव लगा दिया, तो मान लो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस ये इक्वल टू क्या है? पीके। तो मैं बोल सकता हूँ कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो सिंपल मैथ है, इसके पहले नेगेटिव लगा दिया तो ऑपोजिट हो जाएंगी ना। तो ये होता है रिलेशन। तो मैं एक बार समरी लिख देता हूँ कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड पीके ए जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। राइट, अब एसिडिटी हमने क्या कैसे निकालते हैं वो तो हमने देखा ही था। कॉन्जुगेट बेस जो है उसका हमें स्टेबिलिटी देखना है ना।
तो इसका कॉन्जुगेट बेस में बनाओ, ये प्रोटॉन को हटा दो, मैं ऐसे यहीं से मिटा देता हूँ और ये बना दिया नेगेटिव। इसको यहाँ से नेगेटिव बना देता हूँ, इसको यहाँ नेगेटिव बना दिया और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी देखना है हमें, बेसिकली ये नेगेटिव है तो इनकी स्टेबिलिटी देखना है। तो हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होता है वो एसिडिटी डिक्रीज करवाता है, राइट। तो मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पर, एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि देखो जो कॉन्जुगेट बेस है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, और एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करवाएंगे ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ जस्ट, तो इसको एक बार ध्यान रख लो कि एसिडिटी होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्टली रिलेटेड, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को घटा देता है, इसीलिए इनवर्सली रिलेटेड। तो बस ये समझने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैथमेटिकल वो में मत चले जाना, ठीक है। इसको जस्ट समझने के लिए इसको याद रख सकते हो। तो देखो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, राइट। तो इसका एसिडिटी तो कम हो जाएगा। अब इनकी मैं बात करूं, यह Cl, जो Cl क्या करेंगे, माइनस आई से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पूल करेंगे, राइट। तो ये तो स्टेबल बन गया। और मैं अगर इसकी बात करूं, देखो माइनस आई तो है लेकिन कितने कार्बन दूर है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन अवे है, राइट। तो इतना दूर हमें माइनस आई का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। तो इंडक्टिव में क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से ये 4 कार्बन अवे तक इसका कोई ऐसा वैलिडिटी नहीं रहेंगे। सिमिलरली यहाँ भी नहीं रहेगा। तो मैं सबसे एसिड तो इसको ही बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो सबसे स्टेबल हो रहा है। तो बी तो हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। अभी देखो सबसे ज्यादा एसिडिक मीन सबसे ज्यादा के, तो हाईएस्ट के का वैल्यू ऑप्शन बी का रहेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इनमें क्या पूछा है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। अब कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन है ना। अब कार्बोकैटायन की मैं बात करूं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब जो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे। मतलब इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा वो इसको स्टेबिलाईज करेंगे। तो मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो इनमें सारे में देखो सभी ऑप्शंस पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, और इनमें भी है। टोटल तो कितने हैं, 4 एंड 3 7 हो गया। 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसकी मैं अगर बात करूं तो देखो ये टोटल, ये हाइड्रोजन 3, ये और ये, तो टोटल कितना हुआ 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इनकी मैं बात करूं, देखो इसमें सिर्फ एक ही है ना, ये हो गया 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इनमें देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनमें क्या होंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल बनेंगे। तो ऑप्शन ए हो गया सही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए हो गया सही। अब चलो इनमें देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें क्या पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यू। अभी अभी हमने देखा था ना कि एसिडिटी जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू पीके होता है, राइट। तो मैं अगर एसिडिटी का ट्रेंड निकाल लिया, ऑर्डर निकाल लिया, तो उसका अगर इन्वर्स कर दूंगा तो हमें पीके का भी ऑर्डर मिल जाएगा। तो पहले एसिडिटी निकाल लेते हैं। तो एसिडिटी निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, नेगेटिव चार्ज बनाना होता है, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है। या बना लो नेगेटिव और इसको हटा दो, यहां से भी यहाँ बना लो नेगेटिव, इसको हटा दो, इसको ही यहाँ हटा दो और ये बना लो नेगेटिव। आप देखो अब इनमें क्या है, ये क्या कर सकता है, ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, पॉसिबल दोनों तरफ है ना, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो मतलब माइनस आई एम इफेक्ट है, वो भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है।
और इनकी मैं बात करूं, ये देखो, इनमें देखो -m है, एक बारी है, एक बारी है ना -m। अब इसकी मैं बात करूं, ये CH3 के पास है, प्लस आईसी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। और अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होता है उसको और भी लेस एसिडिक बनाते हैं, राइट। तो जेट जेट का मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, एसिडिटी का ऑर्डर लिख लो पहले। एसिडिटी सबसे कम किसका होगा, जेट का, फिर आएंगे वाई का, और फिर आएंगे एक्स का। अभी देख लो पीके का वैल्यू फिर क्या होंगे, सबसे ज्यादा किसका आएगा, जेट का सबसे ज्यादा, फिर आएंगे वाई, और फिर आएंगे एक्स। ये हो गया आंसर। अब देखो कौन सा सही है, जेट सबसे ज्यादा फिर एक्स, गलत हो गया। इनकी मैं बात करूं, जेट वाई एन एक्स, तो ये ऑप्शन बी हो गया सही। ठीक है, समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इनमें देखो क्या पूछा है, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करूं, तो पहले ना कोई भी रिएक्शन देखने से पहले हमें क्या करना होता है, एसिड बेस रिएक्शन देखना होता है। पहले हमें देखना होगा कि एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, चलो तो फिर देख लेते हैं। इनमें देखो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर, राइट। अब ये तो हो गया हमारा बेस, बेस हमें मिल गया। अब देखो एसिड है कि नहीं, तो HCl होता है ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड। एक सेकंड, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे H प्लस प्लस Cl माइनस में। अब हमें बेस भी मिल गया, एसिड भी मिल गया, तो अटैक करेंगे। दो पॉसिबिलिटी है, एक देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर क्या है, ऐसे डीलोकलाइज कर सकता है, राइट। और इसकी मैं बात करूं, ये तो लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोकलाइज लोन पेयर। तो लोकलाइज हो गया, मतलब ये ज्यादा अवेलेबल रहेंगे ना ये प्रोटोन लेने के लिए, तो प्रोटोन पे ये वाला अटैक करेंगे और हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये ऑप्शन बी देख लो, ये से प्रोटोन लिया तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आएंगे और काउंटर आयन Cl माइनस, तो ओवरऑल एक सॉल्ट बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अब ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला प्रोटोन लिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इनमें देखो कुछ और ही रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस तो हुआ नहीं, ये भी गलत हो गया। इनमें भी सेम गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इनमें क्या पूछा है, इन गिवन पेयर आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड ए इन ए बी, मतलब ए और बी में से हमें मोस्ट एसिडिक निकालना है, और सी और डी में से हमें मोस्ट बेसिक निकालना है। तो इससे जल्दी जल्दी कैसे करें, देखो ऑप्शन बी और डी को एक बार देख लो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ए और सी में कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे अभी। देखो ऑप्शन बी में देखो, इनमें है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी अभी हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है एसिडिटी घटा देता है, तो ऑप्शन ए का होगा ज्यादा, सॉरी बी में ऑप्शन 1 का होगा ज्यादा। ऑप्शन देख लो, ए 2, बी में 2, सी में 2। इनकी बात करता हूँ, इनमें देखो बी का 1, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है। इनमें जो 2 देखो, ये डायरेक्टली आंसर तो यही हो गया ऑप्शन बी। और डी की मैं बात करूं, देखो जो बेसिसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इसमें ध्यान रखो कि बेसिसिटी जो होता है, बेसी, एक सेकेंड, बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। ठीक है, तो देखो ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब 2 का बेसिसिटी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू। तो ऑप्शन देखो बी यही से डायरेक्टली आ गया। मैं ऑप्शन ए और सी की बात करता हूँ, तो ऑप्शन ए में हमें देखने को क्या मिलेगा, देखो ऑप्शन ए में हमें देखने को मिलता है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया बेंजोइक एसिड। और मान लो ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है, ऐसे CH3 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो क्या होता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्सटीट्यूशन आए ना, तो देखा गया कि इनकी एसिडिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है और इसको हम बोलेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब ऐसे देखा गया कि बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगाया हमने,
तो उन वाले केस में क्या होंगे, जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करेंगे। चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एसिडिटी ज्यादा होंगे तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है उससे। ठीक है, तो ये होता है ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट के बेसिस पे देखो, इनमें ऑर्थो पोजिशन पे CH3 है तो इसके एसिडिटी तो ज्यादा होंगे, देखो इनमें 2 का ज्यादा है। अब सी को भी देख लेते हैं। सी में कॉन्सेप्ट लगता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP। SIP क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब मैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की बात करूं तो ये सजेस्ट कर रहा है ना, प्रोटोनेशन होने से इनहिबिट करेंगे, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि प्रोटोनेशन ना हो, इसीलिए। तो देखो, मान लो एक एमीन है हमारे पास, ये नॉर्मल एमीन और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन है। ये हो गया एक नॉर्मल ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। मान लो यहाँ कोई भी ग्रुप है जो कि बाल्की होना चाहिए, राइट, ऐसे बाल्की होना चाहिए। तो ये करेंगे क्या कि जो ये ग्रुप है अगर बाल्की हुआ तो प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, मान लो ये प्रोटोन है, H+ ले लिया यहाँ से, तो ये H+ अगर ले लिया तो देखो ये ऐसे बनेंगे ना, ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ जो ग्रुप है, मान लो यहाँ एक ग्रुप लेता हूँ, CH3 लेता हूँ, ठीक है, CH3 बाल्की ग्रुप होता है। तो देखो इनमें क्या होंगे कि ये प्रोटोनेशन के बाद ये बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए क्या होंगे कि प्रोटोनेशन होना नहीं देगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी जो बेसिसिटी है ये घट जाता है। इसकी जो बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी, अरे एक सेकंड, इसकी जो बेसिसिटी है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो इनकी बेसिसिटी ज्यादा होंगे, राइट। यहाँ अगर कोई बाल्की ग्रुप आया ऑर्थो पोजीशन पे तो ये प्रोटोनेट नहीं होने देगा, क्योंकि ये रिपल्सन हमें देखने को मिलेंगे आफ्टर प्रोटोनेशन। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो इस वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल एनिलीन होता है वो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होता है उससे ज्यादा बेसिसिटी दिखाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इनमें देखो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो इसका बेसिसिटी कम हो जाएगा, तो मतलब सी में भी 1 होंगे, राइट। तो ये भी हो गया हमारा, तो ऑप्शन बी सही आंसर। देखो इनमें एक का था, तो बी का ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। देखो तो ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे तो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, देखो सेवरल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द इन्वर्शन बैरियर ऑफ एमीन। अब इन्वर्शन बैरियर ऑफ एमीन क्या होता है उसको देख लो, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं एक बार पहले, है ना। तो देखो, तो मान लो एक एमीन है हमारे पास जो कि पहले होता है SP, में ऐसे, और वो इन्वर्शन के लिए क्या करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इन्वर्शन होने के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट को अटेंड करना पड़ता है। इनमें लोन पेयर जो है ये P में चला जाता है, P ऑर्बिटल, राइट। अब देखो, और ये हो गया, फिर इन्वर्टेड हमें एमीन देखने को मिलता है। ये होता है पूरा प्रोसेस, है ना। तो यहां से ये मान लो ए है, ए से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है, जाने के लिए जितना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटें, जो इन्वर्शन एनर्जी बैरियर उसको हम डोनेट करेंगे ऐसे डेल्टा जी ड्रैगर से। अब ये इसका वैल्यू डेल्टा जी जितना ज्यादा होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट अटेंड करना उतना टफ रहेगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी नेगेटिव जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है ट्रांजिशन स्टेट अटेनमेंट, इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि ये एनर्जी अगर कम हुआ तो बहुत इजीली ट्रांजिशन स्टेट अटेंड कर पाएंगे ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन स्टेट अटेनमेंट। अब देखो इनमें, देखो इसको एक बार समझ लेते हैं।
इसका वैल्यू है 7.9 किलो कैलोरी पर मोल और इसका है 0.2। तो मैं इसका वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये बहुत इजीली ट्रांजिशन स्टेट अटेंड कर पाएगा और इनमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यही होता है क्वेश्चन। तो सिमिलरली सभी में ये एप्लीकेबल होंगे। देखो इनिशियली था sp3 में, और sp3 में क्या होता है ये इसको मैं अगर खोल के एक बार लिखूं तो देखो ये ऐसे होता है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे। सिमिलरली एक और आएंगे हमारे पास, एक सेकंड ये डैश पे आएगा। तो देखो तो देखो इनके बीच में कितना ज्यादा रिपल्सन है। इनका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो इसके बीच में कितना, अब देखो मैं VSEPR पे नहीं जा रहा, VSEPR के अकॉर्डिंग कुछ और ही बॉन्ड एंगल होंगे, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। देखो इनके बीच में रिपल्सन होंगे, तो यहाँ से अगर रिपल्सन रिड्यूस करे तो मतलब ये अगर दूर दूर चला जाए तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो ये एंगल अगर अटेंड कर ले तो ये दूर दूर चला जाएंगे ना, तो ये रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो इसके बीच में रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं रहेंगे। तो ये रिपल्सन से रिलीफ आने के लिए क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट अटेंड करेंगे, राइट। तो देखो ये तो मिथाइल के केस में था, और आईपीआर ग्रुप तो और भी बड़ा होता है। आईपीआर ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ऐसे होता है ना आईपीआर ग्रुप, मतलब ये हाइड्रोजन की जगह हमें यहाँ एक फिर से CH3 देखने को मिलेंगे, और इसके पास भी CH3 देखने को मिलेंगे, इसके पास भी एक CH3 होंगे, और इसके पास भी एक CH3 होंगे। तो देखो रिपल्सन तो और ज्यादा हो गया ना इन वाले केस में, तो ये बहुत इजीली ट्रांजिशन स्टेट अटेंड करेंगे। तो इस वजह से इसका डेल्टा J का वैल्यू कम होंगे और इसका ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए तो हो गया राइट, ठीक है। अब देखो मैं ऑप्शन बी की बात करूं, तो ऑप्शन बी में देखो इसका जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 60 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल एक बार चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो देखो पहले हमारे पास था 3 मेंबर रिंग, राइट, और एक बार था हमारे पास 5 मेंबर रिंग, ठीक है। या शायद मिथाइल हाइड्रोजन कुछ भी था, चलो मिथाइल ही मान लेता हूँ। देखो ये फर्क नहीं पड़ेंगे ऐसे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो सेम ही है। देखो इसका वैल्यू 60 डिग्री है और इसका वैल्यू होंगे 108 डिग्री। आप देखो ट्रांजिशन स्टेट की जो हैबिटाइज बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, इनमें भी हमें 120 डिग्री अटेंड करना है। आप 60 से 120 डिग्री अटेंड करना बहुत टफ होंगे, मतलब इसके लिए क्या होगा, डेल्टा G का जो वैल्यू रहेंगे तो वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट। तो 5 मेंबर रिंग है, तो उसके लिए तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये 60 से 120 अटेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करेंगे ना, तो बॉन्ड शायद छूट ही जाए ऐसे सिचुएशन में। तो लेकिन मैं 5 मेंबर रिंग की बात करूँ, ये 108 से 120 अटेंड करना उतना टफ नहीं रहेंगे। तो वैल्यू देखो इसीलिए इतना डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही हो गया। अब ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, लेकिन सी को भी एक बार देख लेते हैं ना। सी की मैं बात करूं, सी में देखो एक तो हमारे पास हो गया मिथाइल, राइट, एक हो गया मिथाइल। तो मिथाइल क्या करेंगे, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इसके तरफ और भी मतलब इलेक्ट्रॉन रीच बनाएंगे इस वाले नाइट्रोजन को, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। और ये अगर ट्रांजिशन स्टेट में जाए तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या था, sp3, और इसमें इसका कैरेक्टर कितना होता है 25% एज होता है। अब ये अगर हाइब्रिडाइजेशन, ये अगर ये ट्रांजिशन स्टेट अटेंड कर लिया तो देखो ये अगर ट्रांजिशन स्टेट अटेंड कर लिया, ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इनमें एस कैरेक्टर कितना है 33.3%। तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा है हमें पता है ना कि एस कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है। तो एस कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रीच है, तो ये चाहेगा ये sp2 अटेंड करे ताकि ये स्टेबल बने, मतलब ट्रांजिशन स्टेट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच ना बने। लेकिन मैं अगर सिमिलरली मैं अगर क्लोरीन की बात करूं,
जब क्लोरीन आएंगे मिथाइल की जगह तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पूल करेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन पूल करे मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या चाहेगा, ये पहले sp3 में था, तो ये नहीं चाहेंगे ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है वो sp2, मतलब ये भी तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बनेगा ना, इसका भी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो ये नहीं चाहेंगे ये वाला स्टेट अटेंड करना, क्योंकि ये देखो ये भी अपने तरफ पूल करेंगे और ये भी और अपने तरफ पूल करना चाहेंगे, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे वो डिस्टेबलाइज बनेंगे ना, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डिस्टेबलाइज होंगे, राइट। तो ये वाला नहीं अटेंड करना चाहेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है मिथाइल, तो वो तो कम होगा एज कंपेयर टू डेल्टा जी एगर फॉर Cl। तो देखो ऑप्शन वापस चलते हैं, इनमें देखो मिथाइल के लिए कम है और इसके लिए बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो देखो तो आंसर क्या हो गया, सारी करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो इनमें देखो क्या बोला है, सिलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड। अब बेसिकली हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, राइट। तो देख लो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर देखना है, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू, इसका वैल्यू अगर 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, sp3। इसका वैल्यू अगर 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, sp2। इसका वैल्यू अगर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp। देख लो इनमें कार्बन का ही पूछा है, तो इसकी मैं बात करूं तो यहाँ देखो ये हो गया एक कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड 1, और देखो दो हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे ये हो गया 1 और 1, मतलब सी हो गया, सी का मतलब sp2। तो यहाँ लिखता हूँ sp2 1, इसके नीचे लिख रहा हूँ है ना। इसकी मैं बात करूं, ये है कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब 1, तो इसका वैल्यू हो गया sp, तो ये हो गया 1। अब मैं इसकी बात करूं, ये वाला हाइड्रोजन की बात करूं तो ये होता है sp, ये हो गया sp2। इसकी मैं बात करूं, ये देखो कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया sp2। इसकी मैं बात करूं तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी हो गया sp2। तो टोटल कितने sp2 हुए, C है ना, C देखो sp2 3, ये भी sp2 3, सॉरी sp, ये एक sp है, ये एक sp है, यहाँ 0 है, तो ऑप्शन C हो गया सही, ठीक है। और sp3 तो कोई है नहीं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन C हो गया सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो इनमें क्या बोला है, सर्कल रिप्रेजेंट द मोस्ट बेसिक एटम इन दिस मॉलिक्यूल। अब बेसिसिटी हमें पता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होता है ना, तो हमें देखना है किसमें ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है। तो इन दोनों की मैं बात करूं, देखो ये नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये ऐसे डीलोकलाइज्ड है। इसकी मैं बात करूं, ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास ये है लोकलाइज्ड, राइट। तो जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे वो अवेलेबल ज्यादा होंगे, तो ये तो सही करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। अब मैं बी की बात करूं, इनके पास देखो 3 नाइट्रोजन है, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इनमें देखो ये तो है ऐसे लोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड, ये ऐसे हो गया डीलोकलाइज्ड, और इसकी मैं बात करूं ये देखो लोकलाइज्ड है, राइट, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा बेसिक है, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ये लोकलाइज्ड है और ये मोस्ट बेसिक है, तो ये भी करेक्टली रिप्रेजेंट है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसकी भी बात कर लेते हैं, इनमें देखो और ऑप्शन बी में एक चीज बताना मैं भूल गया,
तो मान लो एक नाइट्रोजन है, तो उसके पास अगर मान लो एक नाइट्रोजन नहीं है, ऐसे एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो मान लो एक डोनेटिंग ग्रुप है जिसके पास है लोन पेयर, और उसके नेक्स्ट में ऐसा कोई ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है। तो क्या करेंगे ना, ये जो ग्रुप का लोन पेयर है ये डोनेशन इंक्रीज करा देगा। मतलब ये जो लोन पेयर है ये क्या करेंगे, इसकी जो डोनेशन टेंडेंसी है, जो डोनेटिंग टेंडेंसी है, ये लोन पेयर के वजह से डोनेटिंग टेंडेंसी ऐसे इंक्रीज करेगा। तो किस सिचुएशन में ये हो गए, जो डोनेटिंग एटॉम है उसके नेक्स्ट पे ऐसा कोई ग्रुप है जो लोन पेयर बियर करे। तो लोन पेयर बियरिंग कोई भी ग्रुप हो जो डोनेटिंग एटॉम के नेक्स्ट पे है, तो उसी केस में क्या होंगे, डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेंगे, और इसको हम बोलेंगे अल्फा इफेक्ट। एक सेकंड, अल्फा इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा इफेक्ट। तो इस वजह से भी इसका बेसिसिटी ज्यादा ही होंगे। तो ऑप्शन बी भी हो गया सही। अब सी की मैं बात करूं, देखो ये है लोकलाइज्ड, इसकी मैं बात करूं ये भी हो गया लोकलाइज्ड, सॉरी डी लोकलाइज्ड। और इसकी मैं बात करूं, देखो ये नाइट्रोजन के पास है ये हो गया लोकलाइज्ड। तो मैं इसको ना एल और पी से डिनोट करता हूँ, लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी मैं बात करूं ये भी हो गया लोकलाइज्ड, देखो। लेकिन इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, ये हो गया sp, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने काफी बार देख लिया, तो मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट पे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला। अब देखो इनमें है 50% एस कैरेक्टर, और इनमें है 25% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे वो हाई होंगे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे लो, राइट। तो ये अच्छे से देना चाहेंगे, मतलब ये जो सर्किल है ये सबसे ज्यादा बेसिक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही आंसर, क्योंकि इसमें बोला है ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, राइट। आप क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, इनमें क्या बोला है, सर्किल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। सिमिलर क्वेश्चन है, तो हमने मोस्ट एसिडिटी निकालना है। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज कराएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज कराएगा, राइट। तो एक बार लिख लेता हूं इसको ना। तो एसिडिटी जो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप, राइट। अब इनमें देखो CH3 है, ये पहले तो ये बनेगा नेगेटिव है, ये वाला ऐसे कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, तो ये तो CH3 स्टेबल बनाएंगे, मतलब ये एसिडिक ज्यादा होंगे, लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है। अब इनमें देखो बी में कंपैरिजन है, एक तो अल्कोहल और एसिडिक ग्रुप के बीच में, तो एसिडिक ग्रुप तो ऐसे ही ज्यादा एसिडिक होंगे, तो ये भी सही हो गया। अब इसकी मैं बात करूं, यहां से अगर प्रोटॉन निकाल लिया हमने तो ये बनेंगे नेगेटिव, और उसके बाद एक एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ, क्योंकि सल्फर के पास क्या होता है ना वैलेंट 3d ऑर्बिटल होता है, तो ये ऐसे -m से इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन मैं इनमें देखो ये प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक, ठीक है। और इनमें -m है, और हमें पता है कि एरोमेटिक तो ऐसे स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है एज कम्पेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट, तो हम बोलेंगे ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, राइट। तो ऐसे सिचुएशन जहां हमें ऑल ऑफ दिस देखने को मिलेंगे, तो हम मोस्ट एप्रोप्रिएटली ऑल ऑफ दिस को मार्क करेंगे, अगर सब ऑप्शन सही हुआ तो, ठीक है। तो किसी एक आइसोलेटेड ऑप्शन को टिक मत कर देना, इनमें ऑप्शन डी ही लगाना, ये थोड़ा गलती होता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो यही खत्म करते हैं आज की वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।